आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ 1857 की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर भारत के बारे में पूछिए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेटिंग। और 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। और भारत का पहला वायसराय पूछे तो भी कैनिंग। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो श्री राजगोपालाचारी थे। फिर 1857 की क्रांति। इस क्रांति के समय महारानी कौन थी? विक्टोरिया। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉमस्टेन थे। और भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग। कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? तो यहाँ पर नई चीज़ जॉर्ज एनिसन है कि ये मुख्य सेनापति। फिर जानकारी के स्रोत यानी कि 1857 की क्रांति के बारे में किस लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो ये ध्यान रखना है। वी.डी. सावरकर की पुस्तक कौन सी थी? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। आर.सी. मजूमदार की पुस्तक द सिपाही म्यूटिंग एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। फिर एस.एन. सेन की पुस्तक है 1857। अशोक मेहता की पुस्तक है ए ग्रेट रिवॉल्यूशन 1857, यानी 1857 ए ग्रेट रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब विद्रोह होता है। पिचार्ड की पुस्तक है द म्यूटिंग इन राजपूताना। इन 5 पुस्तकों के लेखक का नाम पूछ सकता है। यह आपको मैच भी करवा सकता है कि कौन सी पुस्तक किस लेखक की है, ध्यान रखना है इनको। फिर 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था, इसके बारे में भी अलग अलग कथन दिए रखे हैं, तो इनका कथन पूछ सकता है कि ये कथन किसका है। तो लॉरेंस, सीले व ट्रेवलियन व टी.आर. होम्स के अनुसार ये 1857 की क्रांति एक सैन्य विद्रोह था इनके अनुसार। जेम्स आउट्स के अनुसार ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। वी.डी. सावरकर कहते हैं 1857 की क्रांति सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। बेंजामिन डिज़राइल कहते हैं ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। और इस टाइम क्रांति का चिन्ह रोटी और कमल था। क्रांति की तिथि निश्चित की गई थी 31 मई 1857। और इन्हीं में एक L.E.R. रिजे है जो कहते हैं धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये 5 स्टेटमेंट इनके ध्यान रखना है, इनके अलग अलग पूछा जा सकता है ये स्टेटमेंट किसका है। फिर क्रांति के कारण। तो क्रांति के कारण में सबसे पहले तो भू राजस्व व्यवस्था थी। आप इधर ये भारत का नक्शा माने तो राइट में इधर बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र, जहाँ पर 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त या स्तंभनांगी व्यवस्था की गई थी। ये ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्र था, ब्रिटिश का भारत पर जो नियंत्रण वाला क्षेत्र। यहाँ जमीन का मालिक जमींदार होता था। इस व्यवस्था इधर थी। और जो ये बम्बई, मद्रास या नीचे दक्षिण में दिख रहे हैं ये क्षेत्र 51% में रेतवाड़ी व्यवस्था थी। यहाँ पर ज़मीन का मालिक किसान होता था। और इधर लेफ्ट में देखें तो यहाँ पर महालवाड़ी व्यवस्था थी। मालवाड़ी से तात्पर्य गांव होता है और ये 30% पर लागू थी और हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू की गई थी। इन फिर वेलेज़ेली की सहायक संधियाँ। सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और सहायक संधियाँ कब से कब, तो 1758 से 1805 के बीच में हुई। सहायक संधियों का जनक किसे कहा जाता है? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को कहा जाता है। अंग्रेजों के काल में वेलिज़ोली ने सहायक संधियाँ संपन्न की और इनके मुख्य बिंदु रखे कि अंग्रेजी सेना और रेजिडेंट देशी रियासत में रहेगी, इनका खर्च देशी रियासत के शासक देंगे और ये जो रेजिडेंट ही देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। और देशी रियासत को ये राजा है इनको अन्य यूरोपीय कंपनियों को अधिकार नहीं देंगे। ऐसे कुछ 4-5 बिंदु इसके मेन थे वेलिज़ोले की सहायक संधियों में। इस आधार पर ये सहायक संधियाँ की गई जिनका फिर इन्होंने अंग्रेज़ों ने उल्लंघन भी किया। जैसे उन्होंने रेजिडेंसी में
हस्तक्षेप, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो ये ध्यान रखना है कि वेली की शाही संधि करने वाला पहला कौन था, तो हैदराबाद 1798 में, सेकंड मैसूर, फिर 3 नंबर पे तंजौर, 4 नंबर पर अवैध, फिर 5 पे पेशवा, भोसले, सिंधिया, इनका ध्यान रखना। फिर डलहौजी की गोद निषेध नीति, ये भी कारण रहा 1857 का। तो डलहौजी की गोद नीति, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है इंग्लिश में, इसके तहत गोद लेने को निषेध किया गया। यानी कि सबसे पहले इसके तहत अंग्रेज़ों ने सतारा महाराष्ट्र को हड़पा, फिर जैतपुर, संबलपुर, बांदरपुर, उदयपुर, फिर लास्ट में झांसी और नागपुर। इनको याद ऐसे रखोगे, सबसे पहले सतारा को, फिर सेकंड लास्ट झांसी और नागपुर, ये देखोगे नीचे से, फिर चारों को ऐसे बार बार जैतपुर, संबलपुर, बांदरपुर, उदयपुर ऐसे पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। इनको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले और सबसे लास्ट में डलहौजी की गोद निषेध नीति कहाँ पर लागू हुई। 1856 में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर बनाकर कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय भी कर लिया गया। इस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। ये भी कारण रहे। फिर चौथा कारण था लेक्स लॉकी कानून, यानी धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850। इस कानून के माध्यम से इस हिंदू रीति रिवाजों में परिवर्तन लाया गया, जिसके तहत ईसाई धर्म अपनाने वाले हिंदुओं को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ऐसा कानून बना दिया गया। इस टाइम मिशनरी मशीन अपने धर्म का प्रचार करने भारत में आई थी और वो हिंदुओं का धर्मांतरण करके ईसाई बना रहे थे। और इनको बढ़ावा देने के लिए अंग्रेज़ों ने एक कानून भी पारित कर दिया कि अगर कोई हिंदू ईसाई धर्म अपना लेता है तो उसको उसकी अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये भी एक कारण बना 1857 की क्रांति का। और एक सूर्यास्त कानून या इनाम कमीशन, ये भी 1857 की क्रांति कारण बना। इसके कानून के तहत जमींदारों को भू राजस्व चुकाने के लिए एक निश्चित तिथि दी जाती थी। उस दिन अगर भू राजस्व नहीं चुकाया जाएगा तो उसके तहत वो उस जमीन को हड़प लेते थे और इस प्रकार 20,000 जागीरें जब्त की गई। फिर पांचवा कारण सैनिक कारण भी बना कि सैनिकों ने विद्रोह किया। तो पहला सैनिक विद्रोह बक्सर के टाइम हुआ था 1764 में बक्सर में। फिर सेकंड सैनिक विद्रोह 1806 वेलूर में हुआ। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछे प्रथम धार्मिक विद्रोह कौन सा है तो ये वेलूर वाला है। फिर अन्य धार्मिक विद्रोह 1824 में बैरकपुर छावनी की 47वीं रेजिमेंट ने किया। इन्होंने बर्मा जाने से इनकार कर दिया था। फिर एक डाकघर अधिनियम 1854 भी 1857 की क्रांति कारण बना। इस टाइम सैनिकों को जो निःशुल्क डाक सेवा की प्राप्त उनको सुविधा थी उसको समाप्त कर दिया गया, जिसका सैनिकों ने विरोध किया। फिर सातवां कारण इस टाइम सेना भर्ती अधिनियम 1856 किया गया। इसमें सभी भारतीय सैनिकों को समुद्र के पार जाना अनिवार्य कर दिया। इस टाइम ये मान्यता थी कि अगर समुद्र से कोई पार व्यक्ति जाता है तो वहाँ का खान पान अलग है, जिसके कारण उसका एक समाज में गलत धारणा बनी थी और गलत मैसेज था। इस कारण यहाँ बाहर जो जाते थे उनको जाति से या गांव से बाहर कर दिया जाता था। इस कारण ये भी एक 1857 के क्रांति का कारण बना। और तात्कालिक कारण ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाना, जिसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाता था। गाय और सूअर की चर्बी इसमें होती थी। ये भी एक कारण बना जिसके तहत जनवरी 1857 में दमदम के सैनिकों ने विद्रोह किया। फिर फरवरी 1857 में बहरामपुर के सैनिकों ने विद्रोह किया। फिर 19 मार्च 1857 को बैरकपुर बंगाल छावनी में 34वीं रेजिमेंट के जवानों के मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूरसन की हत्या कर दी और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 10 मई को ये क्रांति मेरठ में अंग्रेज अधिकारी जनरल हैविटन की हत्या करके यहाँ से इसका प्रारंभ हुआ। 11 मई को ये क्रांति
क्रांतिकारी दिल्ली गए बहादुर शाह जफर के पास और उनसे सहयोग मांगा, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो अब वर्द हो गया हूँ, इसका नेतृत्व बख्त खां को सौंप दिया गया। और बख्त खान के नेतृत्व में दिल्ली में विद्रोह किया गया और अंग्रेज अधिकारी हडसन ने बहादुर शाह जफर को दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके बहादुर शाह को रेंगून भेज दिया गया। रेंगून में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। फिर 1857 के विद्रोह के प्रसार दक्षिण भारत में कई क्षेत्रों में नहीं हुए, जैसे एक मद्रास इस विद्रोह से अछूता रहा था। और काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर 1857 का विद्रोह नहीं हुआ। यूपी का सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये भी यहाँ की जनता ने भी विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया। फिर आपको स्थान और वहाँ पर विद्रोह करने वाले नेतृत्व का ध्यान रखना है। जैसे लखनऊ, लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल को मेघपरी के नाम से भी जानते हैं। इनके पुत्र बीर सिंह कादरी थे, जिनको नवाब घोषित किया गया, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको नवाब नहीं माना और कैंपबेल ने यहाँ पर भेजा गया और कैंपबेल ने यहाँ पर अधिकार कर लिया और बेगम नेपाल चली गई। फिर कानपुर के नाना साहिब, इन्होंने बाजीराव को अपना दत्तक पुत्र यानी गोद लिया पुत्र, जिन बाजीराव का नाम वास्तविक नाम धोंदूपन था, इनको गोद लिया, लेकिन इनको भी जनरल नील ने ये दमन कर दिया और यहाँ पर इसको भी अधिकार कर लिया। नाना साहिब की ओर से लड़ने की जिम्मेदारी तात्या टोपे की थी और तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। फिर सिंधिया के सामंत मान सिंह इस टाइम तात्या टोपे को धोखे से गिरफ्तार करवा देते हैं और ग्वालियर में तात्या टोपे को फांसी दे दी जाती है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी और रानी लक्ष्मीबाई का उपनाम आपको ध्यान रखना है, एक तो मणिकर्णिका और एक महल परी है। आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, लक्ष्मीबाई महल में रहती हैं तो महल परी, और इधर ये बेगम हजरत महल का नाम मेघपरी है। तो ऐसे ध्यान रख सकते हो, ये ज़्यादा इतर लगाती थी तो इतर लगाने के कारण मेघ से मेघपरी याद रख सकते हो। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से निकलकर मध्य प्रदेश के कालपी नामक स्थान पर पहुंचती है और कालपी से ये ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर में जनरल ह्यूरोज के साथ युद्ध करती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। जनरल ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई के बारे में एक कथन कहा है। इस कथन को ध्यान रखना है कि 1857 के विद्रोह के दौरान लक्ष्मीबाई सोती हुई महिलाओं में जागृत मर्द थी। तो ध्यान रखना क्या कहा है, सोती हुई महिलाओं में क्या थी? जागृत मर्द, क्योंकि इन्होंने बहुत वीरता के साथ युद्ध किया था। फिर इलाहाबाद में लियाकत अली, सतारा में रंगोजी बापोजी दास गुप्ते, फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला, बिहार में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खान, मंदसौर में फिरोज शाह, उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, असम में मनीराम, गोरखपुर में गजाधर सिंह, मथुरा में देवी सिंह, मेरठ में कदम सिंह ने नेतृत्व किया। आप इनको याद रखने का ऐसे ध्यान रख सकते हो। मेरठ में यानी कि सैनिक कैसे गए थे? कदम से कदम, तो कदम सिंह। मथुरा में मंदिर ज़्यादा हैं तो वहाँ देवी देवताएं ज़्यादा होंगे तो वहाँ मथुरा ऐसे याद रख सकते हो, देवी सिंह। गोरखपुर में गए से गजाधर। असम में चाय वगैरह के बागवान ज़्यादा होते हैं तो वहाँ मनी ज़्यादा कमाते तो मनी राम। इस प्रकार कुछ याद रख सकते हो। फिर 1857 का विद्रोह लगभग 15 महीने तक चला। अंग्रेज़ों ने इसे दबा दिया और 1857 के विद्रोह के असफल होने के कारण हमें क्या कारण हो सकते हैं? तो एक तो देशी रियासतों के राजा व जमींदारों के द्वारा अंग्रेज़ों का साथ देना सबसे ये कारण था मुख्य। फिर योग्य नेतृत्व का भी अभाव दिखा, संगठन का अभाव था, संसाधन सीमित थे और जन समर्थन का अभाव रहा। ये 4-5 कारण से ये असफल रहा। वैसे इसको पूर्णतः असफल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहीं से आज़ादी के लिए नए नए संगठन बनना स्टार्ट हुए वगैरह वगैरह। विरोध के परिणाम, यानी इस विरोध के परिणाम क्या हुए? पहला परिणाम विक्टोरिया का घोषणा पत्र। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में महारानी का दरबार आयोजित किया गया और ये दरबार मिंटो पार्क में आयोजित किया गया।
यहाँ कैनिंग ने महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा और कहा कि जाति, भाषा व लिंग के आधार पर भारतीयों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सेकंड, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। तो ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कब किया गया और किस घोषणा पत्र में किया गया। भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा और कैनिंग को, उस टाइम गवर्नर जनरल था, इसी को वायसराय नियुक्त कर दिया गया। देशी रियासत के राजाओं का उत्तराधिकारी के नियम के तहत गोद लेने की अनुमति दे दी गई। जो गोद निषेध नीति थी ऊपर, उसको कैंसिल करके गोद लेने की अनुमति भी दे दी गई थी। और विद्रोह के पहले भारतीयों और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 5:1 था और इस विद्रोह के बाद में 2:1 कर दिया गया। और सेना के पुनर्गठन के लिए पील कमीशन का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा कमीशन था, तो पील कमीशन ध्यान रखना। भारत के शासन की देखभाल के लिए भारत सचिव नामक पद बनाया गया, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की नियुक्ति की गई। इन 15 सदस्यों में से 8 सदस्य सरकार के द्वारा तथा 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा नियुक्त किए गए। और प्रथम भारत सचिव लॉर्ड स्टैनले को बनाया गया, सेकंड चार्ल्स वुड थे और अंतिम विलियम हार्वे थे। और यहाँ मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया और पहले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओसी या बीओडी को भी समाप्त कर दिया गया। फिर राजस्थान के 1857 की क्रांति के बारे में हमने कल पढ़ा था, इसमें कोई नई चीज़ दिखे तो बताते हैं। अंग्रेजों की ओर से देशी रियासतों के राजाओं से मित्रता करने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो चार्ल्स मेटकॉफ था। और चार्ल्स मेटकॉफ को ही पत्रकारिता का मुक्तिदाता कहा जाता है। और गोद निषेध नीति के तहत राजस्थान में सर्वप्रथम ब्यावर का विलय किया गया। तो ये 3 फैक्ट नए हैं, बाकी तो हमने कल ऊपर वाले वीडियो में पढ़े हैं। सहायक संधियां करने वाली राज्य, ये आप ध्यान रख सकते हो कि सहायक संधियां किसने किस टाइम की, वैसे तो उसमें दे रखा है। यहाँ पर देखो एक कोटा में विद्रोह, ये कोटा का क्रांतिकारियों के द्वारा कब किया गया, तो धनतेरस के दिन। ये ध्यान रखना, धनतेरस थी उस दिन। ये एक नया फैक्ट है, बाकी तो हमने कल उसमें पढ़ ही रखा है। फिर ये नेशनल मूवमेंट वगैरह आगे पढ़ेंगे।